हे वेलकम बैक एवरीबॉडी इन दिस वीडियो। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके बीए साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कुछ एमसीक्यू के बारे में। आप जानते हैं कि अब आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये क्वेश्चन केवल बीए के लिए उपयोगी है। आप काउंसलर के एग्ज़ाम के लिए या फिर आप किसी और भी मनोविज्ञान की परीक्षाओं में शामिल होते हैं तो आपके लिए ये सभी प्रश्न उपयोगी हैं। आप इन्हें अवश्य देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से समझने योग्य मैंने इस पीडीएफ को क्रिएट किया है। आप देखिए, समझिए। और अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो जोवियल साइकोलॉजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन इज दैट मनोविज्ञान किसका विज्ञान है। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आखिर क्या होता है। आप जब शुरुआत में आते हैं तो आखिर जानना चाहते हैं कि मनोविज्ञान है क्या। सो बेसिकली जब आपके सामने एमसीक्यू होते हैं तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमें एमसीक्यू में बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है ना। जैसे कि अगर हम इसमें देखें, जो आंसर हैं मैंने उनको ग्रीन कलर से टिक किया है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, तो हमको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि जो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन लिखा है एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर को भी स्टडी किया जाता है ना, लेकिन पर्टिकुलर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस। वैसे एनिमल्स एंड ह्यूमंस बिहेवियर दोनों को सही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखेंगे हमको बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस यानी मानव के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, तो आप ध्यान रखिए। और अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हम कहते हैं साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स बिहेवियर, है ना। बेसिकली हम ह्यूमन बिहेवियर कहते हैं, एनिमल्स को ऐड नहीं करते हैं। सो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस यानी मानव के अध्ययन, ये मनोविज्ञान है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज ऑन योर स्क्रीन, मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य क्या है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट यूनिट में ही आपको पढ़ाया जाता है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सभी आपके मनोविज्ञान के लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, ये भी मनोविज्ञान का लक्ष्य है। एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार को विश्लेषण करना, ये भी लक्ष्य है। और कंट्रोल बिहेवियर, ये भी आपके मनोविज्ञान का लक्ष्य होता है। तो बेसिकली हम इसके एक ट्रिक बनाते हैं कि मानव व्यवहार को डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, कंट्रोल करना। और हम इसको जब एक ट्रिक में लिखते हैं तो लिखते हैं डैप को, DEPCO, ठीक है। ये स्टेप हैं मनोविज्ञान के लक्ष्य के, किसी भी बिहेवियर को डिस्क्राइब करना, उसके बाद एक्सप्लेन करना, उसके बाद प्रिडिक्ट करना, उसके बाद कंट्रोल करना, ये मनोविज्ञान के लक्ष्य होते हैं। तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन क्रिएट किया गया कि इनमें से कौन से मनोविज्ञान का लक्ष्य है, तो आपका इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। आप ध्यान रखिए, अगर कभी पूछा जाए कि मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है तो मनोविज्ञान के लक्ष्य होते हैं डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्शन करना और कंट्रोल करना। सीधी सी बात है कि मनोविज्ञान क्या करता है, किसी व्यवहार को डिस्क्राइब करता है कि कोई व्यवहार हो रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता है ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सॉरी और उसके बाद एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और उसके बाद प्रिडिक्शन करता है, मतलब कि भविष्यवाणी करता है किसी व्यवहार के बारे में, और बाद में क्या करता है, उसके कंट्रोल करने के लिए काम करता है। तो मनोविज्ञान ऐसे काम करता है। तो ये उससे क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए मैंने इसे थोड़ा आसान किया है।
क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रोपाउंडेड बाई, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग किसने प्रतिपादित की थी? बहुत ही आसान आंसर है, पैवलोव ने। पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग को दिया था। तो कैसे याद रखेंगे ये समझना है। पहले आपको ध्यान रखना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या। मैं आपको बता दूं, क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसी लर्निंग होती है जो कि अनकॉन्शियसली होती है, यानी आपके अचेतन स्तर पर होती है। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं अपने डेली व्यवहार में, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपको खुद पता नहीं चलता है कि ऐसा मैंने क्यों कर दिया। तो वो सभी बिहेवियर हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू लर्न होते हैं। हम इसमें समझ नहीं पाते हैं, मतलब कि कॉन्शियसली स्टेज में जान नहीं पाते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, और ये आपके क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे बिहेवियर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जब बाइक चलाना सीखते हैं शुरुआत में, और जब आप रेगुलर 2-4 महीने चलाते हैं और कुछ समय के बाद 1-2 साल बाद तो कंडीशन ये होती है कि आपको एहसास भी नहीं होता है कि कब आपने ब्रेक पुश किया, कब स्पीड को आपने बढ़ाया। इसके बारे में कॉन्शियसली हम सोचते नहीं हैं, ये अपने आप ही होता है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट रिपीटिशन करते करते क्लासिकल कंडीशन में हो जाते हैं। या फिर बेसिकली एग्जांपल दे दूं, जैसे आपने पढ़ा होगा, जो डॉग होता है, डॉग जब वेल की आवाज़ सुनता है ना, घंटे की आवाज़ सुनता है, तो क्या होता है, तो उसके माउथ में सलाइवा यानी लार का स्त्रावण हो जाता है। तो वो भी क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू ही लर्निंग होती है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसी कंडीशनिंग है जो कि अनकॉन्शियस लेवल पर होती है। यहाँ पे व्यक्ति को कॉन्शियसली चीज़ें पता नहीं चलती हैं। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। और डेली बिहेवियर में कई बार ऐसा होता है कि जब गलत तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाती है तो इंसान गलत बिहेवियर करता ही रहता है और उसे पता नहीं चलता कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अब बात आती है कि इसे कैसे याद रखना है। आईपीसी आपने सुना होगा ना, आईपीसी की धाराएं होती हैं जो पुलिस लॉ में आप पढ़ते होंगे। सो आईपीसी तो याद रहेगा आपको, ये पक्की बात है। तो आईपीसी में याद रख लीजिए, आई मतलब इवान पैवलोव और सी मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग, ऐसे याद रख लीजिए, बिकॉज ये आसानी से याद करने के एक ट्रिक है। और यहाँ पर जो और ऑप्शन दिए थे, तो स्किनर आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए है, वेगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी के लिए है, और ब्रूनर का जो नाम आता है वो लर्निंग थ्योरी आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो ये और भी पॉइंट्स हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपका सही था बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, इसमें कहा गया है द व्यू ऑफ साइकोलॉजी दैट एम्फेसाइज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, यानी मनोविज्ञान का वह दृष्टिकोण जो मानसिक प्रक्रियाओं पर बल देता है। तो बता दूं सीधा सीधा इसका जो आंसर है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी अर्थात संज्ञानात्मक मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम मेंटल प्रोसेस पर बल देते हैं, मतलब कि हम जानना चाहते हैं कि मेंटल प्रोसेस कैसे होती हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी पूरा एक अलग आपका फील्ड हो जाता है। जब आप आगे चलेंगे, बीए फाइनल एमए में पहुंचेंगे, तो आप अच्छे से जान पाएंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी पूरा अलग से फील्ड है ना। ये जो आपका कंप्यूटर है और जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाते हैं फॉर द ह्यूमन, जैसे कार का या किसी और चीज़ों का, तो उसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी का यूज होता है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, मनोविज्ञान का वह दृष्टिकोण जो कि मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है, दैट इज़ द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक जैसा नाम है, मानवतावादी वाला होता है ये, यानी बेसिकली ह्यूमनिस्टिक दृष्टिकोण ये मानता है कि इंसान जन्म से ही खुद से ही डेवलप करने के लिए आगे वो बढ़ता रहता है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। ऐसे ही फंक्शनलिस्ट का भी है और बिहेवियरिस्ट का भी है, जो न्यू बिहेवियरिस्ट है वो आगे भी आप समझेंगे, बट फाइनली समझिए मेंटल प्रोसेस किस में होती हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम इसका स्टडी करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन। इसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप साइकोलॉजी रियली में लाइक करते हैं एंड अगर आप साइकोलॉजी में डेवलप करना चाहते हैं अपने आप को, साइकोलॉजी की फील्ड में आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, सो आप अच्छे से साइकोलॉजी को स्टडी कीजिए, बुक्स को पढ़िए, और मैंने बहुत सारी वीडियोस दिए हैं प्लेलिस्ट के रूप में, उसको समझिए। एंड इतना बता रहा हूँ कि आपके लिए साइकोलॉजी बहुत ही अच्छा फील्ड है, क्योंकि इंडिया में अभी ये फील्ड बहुत ही डेवलप हो रहा है। आगे आपके लिए जॉब के भी बहुत चांस होते हैं, और आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको टाइम टाइम पे चीज़ों को बताता रहूँगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको और भी चीज़ें मिलती रहेंगी।
So question is that the method in psychology which large amount of data are generated from large number of respondents quickly and expansively। देखिए, आप ध्यान रखिए कि मनोविज्ञान को जब हम अध्ययन करते हैं तो मनोविज्ञान में अध्ययन के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो डेटा कलेक्ट में कई सारे मेथड होते हैं। तो पूछा है कि सबसे आसान विधि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इजीली तरीके से डेटा गेन कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका सर्वे मेथड होता है जो कि सबसे आसान है। यहाँ पर केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल, ये भी मेथड्स होते हैं, बट पूछा है कि मनोविज्ञान में वह विधि जिसमें बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं से बड़ी मात्रा में डेटा जल्दी और सस्ते में यानी आसानी से उपलब्ध होता है, तो ये आपका सर्वे मेथड से होता है। आपने भी कई बार देखा होगा कि यूट्यूब पर बहुत सर्वे आते हैं, आपको क्लिक करना होता है, या फिर आप कहीं जाते हैं और लोग आपसे किसी बात को पूछते हैं, तो वो सर्वे मेथड इज़ द बेस्ट एंड ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट मेथड टू गेन डेटा, डेटा को गेन करने के लिए। तो इसका आंसर सर्वे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैं इसके बारे में बताया था बट यहाँ पर डिटेल में देख लीजिए। हु इज़ द पायनियर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी? ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था ये बताना है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हिंदी में क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुकूलन सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो सीधा सीधा आंसर है इसका कि इसे स्किनर ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, स्किनर का नाम आपकी किताबों में मोस्टली BF स्किनर लिखा रहता है। इनका पूरा नाम है बरहस फ्रेडरिक स्किनर। तो अगर याद रखना चाहते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया, तो BF स्किनर, तो पूरा नाम इनका शॉर्ट में ये BF लिखा जाता है ना, तो BFO यानी BF स्किनर याद रहेगा और बाद में O से ऑपरेंट कंडीशनिंग। BFO आप अगर मूवीज देखते हैं तो BFO कोई कंपनी है जो कि मूवी बनाती है, तो ऐसे मैंने कहीं देखा था तो मुझे ऐसे याद हो गया, तो मैंने यहाँ पर आपको ये शेयर किया है BFO। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग को हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, या फिर इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, और इसको हिंदी में नैमित्तिक अनुबंधन कहा जाता है। ये एक मेथड होता है लर्निंग का। अब सीधी सी बात है, ऑपरेंट कंडीशनिंग ऐसा लर्निंग प्रोसेस होता है जहाँ पर पर्सन खुद ऑपरेट होता है सॉरी जहाँ पर पर्सन ऑपरेट होता है कॉन्शियसली लेवल पर। जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो लर्निंग होती है वो अनकॉन्शियसली होती है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में लर्निंग कॉन्शियसली होती है, और इंसान उस कार्य को रिपीट करता है जहाँ पर उसको रिवार्ड मिलता है, और उस कार्य को रिपीट नहीं करता है जहाँ पर रिवार्ड नहीं मिलता है। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात है ना। आपके घर में कोई बच्चा आता है, आप उसे अच्छे से बात करते हो, टॉफ़ी खिलाते हो, तो वो बच्चा आपके यहाँ बार बार आना चाहेगा। अगर बच्चा आता है, आप उसे डराते हो, तो आपके यहाँ नहीं आना चाहेगा। ठीक है, लर्निंग डिपेंड ऑन द रिवार्ड, किसमें? ऑपरेंट कंडीशनिंग में। तो और जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग है वहाँ पर इसके बारे में यानी रिवार्ड के बारे में बात नहीं होती है, और क्लासिकल कंडीशनिंग होता है अनकॉन्शियसली, और जबकि आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग कैसे होता है? कॉन्शियसली लेवल पर। तो ये बहुत ही अच्छा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विल्हेल्म वुंट एंड द स्ट्रक्चरलिस्ट स्टडीड क्वेश्चंस स्टिल आस्क्ड टुडे प्राइमरली बाई। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। विल्हेल्म वुंट ने यानी विलियम वुंट ने और जो स्ट्रक्चर थे, इन्होंने जो स्टडी किए थे, उनके क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं, या फिर उनकी थ्योरी आज एक नए फॉर्म में आ गई हैं। तो बताना है वो किस में है। तो सीधी सी बात ही कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आती हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट इसका आंसर है। यानी विलियम वुंट और ने जो चीज़ें बताई थी वो आज भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में है, या फिर हम कहें कि जो स्ट्रक्चरलिज्म था, जो संरचनावाद था, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है, बट आप ध्यान रखिएगा कि जो संरचनावादी थे, जो विलियम वुंट का जो काम था, वो आगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के रूप में एक्सटेंड हुआ है, ये ऐसा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है, हु रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस। कहा है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मन और चेतना के विचारों को किसने अस्वीकार किया था, ये पूछा गया है। सो आंसर इज जॉन वाटसन। तो मैं आपको बता दूं, वाटसन एक बिहेवियरिस्ट थे। ठीक है, बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादी थे, और इन्होंने 1910 के आसपास कहा था, मतलब ऐसा बताया था कि मन और चेतना के जो कॉन्सेप्ट हैं, इनको स्टडी करना आसान नहीं है और ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इन्होंने विलियम वुंट की बात को नकार दिया था। तो इसका आंसर आपका
जॉन वाटसन है। और ध्यान रखिएगा जो साइकोडायनामिक जो पर्सपेक्टिव होता है आपका वो सिगमंड फ्रायड ने दिया था, ये आपको याद कर लेना है। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव वाटसन ने दिया था, ये याद कर लेना है। और स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद विलियम वुंट ने दिया था। और आपका फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स ने दिया था। तो ये सभी चीज़ें याद कर लेनी है। तो जो जो चीज़ें मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस किया हूँ पॉइंट्स के रूप में आप याद कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि आपके सेमेस्टर में जो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी है, अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी है, ये फर्स्ट यूनिट में चैप्टर आपको पढ़ने को मिलते हैं। इजी क्वेश्चन है, तो आप इसे तैयार करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए आप और भी नए नए क्वेश्चंस को सीखने के लिए। और अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने जो प्लेलिस्ट क्रिएट की हैं आप वहाँ पर जाएं तो और भी वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।